आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। बड़ी खबर, बख्तियारपुर का नाम नहीं बदलेगा, बख्तियारपुर का नाम बरकरार रहेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाम बदलने के सवाल को सिरे से खारिज कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले बीजेपी के एक विधायक ने बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर करने की मांग उठाई थी। कई शहरों में नाम में बदलाव के बाद अब बिहार की राजधानी पटना से सटे बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग उठने लगी है। नाम बदलने की मांग को लेकर पहले भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन बख्तियारपुर का नाम बदलने की मांग को लेकर जब सीएम नीतीश कुमार से पूछा गया तो बड़े ही सधे अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुन लीजिए। अरे क्या फालतू बात है, बख्तियारपुर का नाम क्या के लिए बदलेगा? मेरा जन्म स्थान बख्तियारपुर है, उगरा के नाम बदलेगा? क्या बात करते हैं बख्तियारपुर के बारे में बिना मतलब का बात करते रहता है कि यहीं पर हुआ, इसी से नालंदा गया। और आपको मालूम है जब ऑल इंडिया कानून बन रहा था पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट के मेंबर ने क्या कहा कि कहा गया कि जिस नालंदा यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया गया कि बख्तियारपुर में कैंप रखा था, और इस बार इसी बख्तियारपुर में जन्म लिया हुआ एक आदमी है जो नए सिरे से फिर नालंदा यूनिवर्सिटी बनवा रहा है। तो ये सब फालतू चीजें सब। मतलब नीतीश कुमार बख्तियारपुर का नाम बदलने के मूड में नहीं है। बख्तियारपुर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्म स्थान है। ऐसे में बख्तियारपुर का नामकरण मुख्यमंत्री के नाम पर करने की मांग बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल की ओर से उठाई गई है। निश्चित रूप से बख्तियारपुर का नाम बदलना जाना चाहिए, क्योंकि बख्तियार खिजली नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था और वहाँ के कालाल जो बिहार का विकास पुरुष है उसका नाम बख्तियारपुर का नीतीश नगर हो या स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर श्रीभद्र याजी वहाँ थे स्वतंत्रता सेनानी, माननीय मुख्यमंत्री जी के पिताजी थे स्वतंत्रता सेनानी, या तो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर हो या नीतीश नगर उसका नाम रखा जाए। दरअसल बख्तियारपुर का नाम बख्तियार खिलजी के नाम पर आज भी है। वही बख्तियार खिलजी जिसने पूरी दुनिया में ज्ञान का केंद्र रहा नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया था और भारतीय संस्कृति का अपमान किया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए दूसरी बड़ी खबर कि क्या बिहार में अवैध रूप से घुसपैठिए रह रहे हैं? अगर नहीं तो हाई कोर्ट को यह निर्देश क्यों देना पड़ा कि अवैध रूप से रह रहे घुसपैठियों की पहचान की जाए? और कोर्ट के आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन को लोगों से घुसपैठियों की जानकारी देने की अपील क्यों करनी पड़ी? किशनगंज को लेकर 1961 से 2011 की जो जनगणना रिपोर्ट है, इसके आंकड़े बेहद हैरान करने वाले हैं और यही आंकड़े किशनगंज में घुसपैठियों के ठिकानों के दावों को मजबूत करते हैं। किशनगंज जिला प्रशासन की ओर से जारी यही वो पत्र है जिस पर बिहार की सियासत गर्मा गई है। 18 अगस्त को पटना हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद किशनगंज जिला प्रशासन ने यह पत्र जारी कर लोगों से अपील की है कि इलाके में अवैध रूप से रह रहे प्रवासियों के बारे में जिला प्रशासन को जानकारी दें ताकि घुसपैठियों की पहचान की जा सके। लेकिन इस पत्र पर MIM के प्रदेश अध्यक्ष ने आपत्ति जताते हुए सरकार की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं। कई जगह कई अंदाज से पत्र निकाला गया है। यहाँ कहीं बांग्लादेशी शब्द का इस्तेमाल किया गया है, कहीं विदेशी का इस्तेमाल किया गया है। अवैध रूप से जो लोग भी रह रहे हैं हम खुद उसकी मुखालिफत करते हैं, लेकिन बांग्लादेशी शब्द लिख करके उस क्षेत्र में बांग्ला भाषी बोलने वाले मुसलमानों को कहीं न कहीं छींटाकशी करने की कोशिश नाजायज की जाती है। भले ही वे अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच की मांग का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन MIM की पूरी सियासत इसी पर टिकी हुई है। लेकिन सोशल एक्टिविस्ट हरेंद्र प्रताप जो पिछले कई सालों से घुसपैठियों पर काम कर रहे हैं, वे आंकड़ों के साथ दावा कर रहे हैं कि बिहार में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठी रह रहे हैं। जो किशनगंज कभी हिंदू बाहुल इलाका था, 1961 के बाद किशनगंज में मुसलमानों की आबादी में देश भर में सबसे ज्यादा उछाल देखा गया। देश भर में मुस्लिम जनसंख्या घुसपैठ के बाद भी 3.54 बढ़ी है और बिहार में भी 3.39 बढ़ी है। लेकिन किशनगंज प्रॉपर जो प्रखंड है वहां जनसंख्या लगभग 15% मुस्लिम की बढ़ गई है। तो ये स्वाभाविक है कि ये भारतीय मुसलमानों की जनसंख्या तो नहीं है, ये बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं।
तो 1961 के बाद किशनगंज में एक धर्म विशेष की आबादी की तस्वीर बदलती चली गई और जब कोर्ट के निर्देश पर घुसपैठियों की पहचान का काम भी किशनगंज से शुरू हुआ है, तो बीजेपी नेता जहां घुसपैठियों को हर हाल में बाहर भेजने की बात कह रहे हैं, वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अवैध रूप से रह रहे लोगों की जांच और पहचान के पक्ष में समर्थन में खड़े हैं। पूरे बिहार में ऐसे लोग हैं, आपके दरभंगा में भी ऐसे लोग हैं, घुसपैठी और देशद्रोही जो भी हैं उनको चिन्हित किया जाए और वो निकाल बाहर किए जाएंगे। अवैध कहीं भी कोई हो, अवैध हो तो अवैध रह रहा है तो जांच होनी चाहिए। कौन आदमी है, कहाँ से आया है, कैसा आदमी है, और उसमें किसी धर्म और जात से मतलब नहीं है। बिहार में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून की मांग को लेकर पहले से ही राजनीति गर्म है और ऊपर से अब घुसपैठियों की पहचान की कवायद पर बिहार के सियासी गलियारे में जुबानी जंग और तेज कर सकती है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 पटना। तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग लगातार उठ रही है और ऐसे में बिहार के श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा ने पटना में एक बड़ा बयान दिया। कहा कि अगर इसी तरह जनसंख्या में इजाफा होता रहा तो अगले 20-30 सालों में खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। देश में 13-14 में टोटल खाद्यान्न उत्पादन 265 मीट्रिक टन था और इस समय देश के अंदर 303 मीट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। और जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, इस देश में कुछ लोग तो कसम खाए हुए हैं आबादी ही बढ़ाने के लिए, तो जिस प्रकार से आबादी बढ़ रहा है, आप ये जान लीजिए कि 2050 आते आते अन्न की कमी हो जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की पहली पुण्यतिथि और इस मौके पर सभी दलों के नेता दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक मंच पर नजर आए। आरजेडी ने बढ़ चढ़कर रघुवंश बाबू के लिए सम्मान की मांग की, लेकिन यहां बड़ा सवाल यह है कि पहले सम्मान नहीं तो अब सम्मान की बात क्यों। ये डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह की शख्सियत ही है कि उनकी पहली पुण्यतिथि पर सियासत के दिग्गज नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने मुजफ्फर पहुंचे। उनकी शख्सियत की ताकत ही है कि आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी के कई नेता उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उनका कद ही है कि सियासत के धुर विरोधी एक साथ एक मंच पर बैठे नजर आए। पुण्यतिथि के मौके पर एक बार फिर तेजस्वी ने ये मांग दोहराई कि रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह के नाम पर राजकीय समारोह घोषित हो, साथ ही दोनों की प्रतिमा लगाई जाए। जेटली जी नेता रहे, वित्त मंत्री रहे, बिहार के नहीं दिल्ली के रहे, उनका मूर्ति बिहार में स्थापित किया गया। हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। भारत सरकार के मंत्री रहे, ठीक है, लेकिन रामविलास पासवान जी और आदरणीय रघुवंश बाबू का भी सरकार को घोषणा करना चाहिए कि मूर्ति स्थापित है। तेजस्वी यादव ने रघुवंश प्रसाद की उस चिट्ठी का भी जिक्र किया जिसके जरिए उन्होंने बिहार सरकार से अपनी खास इच्छा जाहिर की थी। बातें तो लोग करें, लेकिन सच्चा श्रद्धांजलि वही होगा जब रघुवंश जी के इस काम और आखिरी चिट्ठी के मांग को पूरा किया जाएगा। दिल्ली से पटना तक और दूसरे शहरों में रघुवंश प्रसाद को श्रद्धांजलि दी जा रही है। उनके आदर्शों को आरजेडी याद कर रही है, लेकिन ये भी सच है कि अंतिम वक्त में रघुवंश बाबू ने आरजेडी से किनारा कर लिया था, जिसे बीजेपी और जेडीयू दोनों याद दिला रहे हैं। आप स्वाभाविक रूप से देखते होंगे कि जो उनकी उदारशीलता थी, जो शब्दावली उनका है क्षमा, 33 शब्द उनके पूरे व्यक्तित्व को चरितार्थ करता है। इसलिए आप निश्चित रूप से ये भरोसा मैं बिहार की जनता ने, देश की जनता को देना चाहता हूँ कि समाजवादी आंदोलन के वो आइकॉन हैं, उनके पुत्र हमारे साथ खड़े हैं, तो निश्चित रूप से उनके जो भी अरमान हैं, वो जो भी सक्षम नीतियां हैं, उन नीतियों के आधार पर सरकार जरूर उस पर लगातार संवेदनशील है। तिथि के अवसर पर राजद कार्यालय में वो रघुवंश बाबू का प्रतिमा लगा करके उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें और नाटक नहीं करें, सरकार से मांग नहीं करें, पहले वो एक आदर्श स्थापित करें, उनके प्रतिमा को अपने कार्यालय में लगा करके और अपने होर्डिंग और बैनर पर वो जगह दें। समाजवादी नेता
सहज स्वभाव वाले रघुवंश प्रसाद सिंह की पहचान एक प्रखर समाजवादी नेता के तौर पर रही है। उन्हें मनरेगा का असली शिल्पकार भी माना जाता है। पिछले साल आज ही के दिन कोरोना बीमारी से पीड़ित होने के बाद उनका निधन हो गया था। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो सभी दलों के नेताओं ने पहली पुण्यतिथि के मौके पर रघुवंश प्रसाद सिंह को याद किया। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। हालांकि इस दौरान सियासत भी खूब हुई। गरीब कमजोर वर्गों को उठाने के लिए हमेशा लड़ाई लड़ते रहे और जो चाह रहे थे उनको क्या क्या परिस्थिति आई कि उन्होंने दल अंतिम क्षण में उन्होंने दल भी छोड़ा और अंतिम क्षण में तो जो हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास जो पत्र लिखे हैं, जो बिहार सरकार से जो होने वाला जो काम था निश्चित रूप से किया गया। ओरिजिनल समाजवाद थे, बाकी समाजवादियों का क्या हाल हुआ, दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ इधर गिरे कुछ उधर गिरे, लेकिन ओरिजिनल समाजवादी थे रघुवंश बाबू। एक जगह रहे और समाज की सेवा की बात किए और आज भी उनके बचे हुए सपनों का पूरा करने का अधिकार और सक्षम हमारी सरकार है, पूरा करेगी। जितनी भी मांगे हैं उनकी, उनमें से अधिकांश मांगों में वो ग्राउंड वर्क कर चुके हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहां की 90% काम हो चुका है सरकारी फाइलों में। कुछ नई मांग उन्होंने ज़रूर रखी थी। वो सारी चिट्ठियां जो हैं हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को पहुंचाई थी और मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। आज 11 विभागों की समस्याएं सुनी गई और अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे का आदेश दिया गया। दरबार के बाद सीएम ने कहा कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर बिहार में बड़े पैमाने पर टीकाकरण किया जाएगा और साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर समस्या से निपटने को तैयार है। केंद्रीय टीम ने बाढ़ से नुकसान का जायजा लिया है। वहीं वायरल फीवर और डेंगू के इलाज के लिए अस्पतालों में व्यवस्था है। बहुत बड़े पैमाने पर टीकाकरण है और आप लोग जब देखिएगा, माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है 17 तारीख को, उस दिन जो है बिहार में टीकाकरण उस कितनी बड़ी संख्या में होगा, ये सब आप लोग को हम लोग बता देंगे। उसको हम लोग उसके लिए तैयारी कर रहे हैं और सेंटर की टीम आती है उसको देखने के लिए और वो भी सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। तो जो भी उनको बताया जाता है तो जो उचित समझते हैं मदद करते हैं। इस बार भी आए हैं तो पूरे तौर पर घूमे देखे हैं लोग। हमको डिपार्टमेंट के और सब लोगों ने बताया है कि जो सेंटर की टीम आई है वो हर जगह जा करके देखी है और उनको भी लगा है कि नहीं बहुत जगह बहुत ज़्यादा पानी का रहा है और नुकसान हुआ। पूरा का पूरा इसके लिए जो भी कार्रवाई करनी है, एक्शन टेकन, वो सब किया जा रहा है और पटना में भी इसकी जांच चल रही है। इसमें काफ़ी विभाग जो है पूरे तौर पर, हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे तौर पर लगा हुआ है और इसके लिए हम लोग एक दिन डिटेल में इसकी चर्चा किए थे। जहाँ तक सवाल है कोरोना का, उसके लिए तो सब काम चल ही रहा है। और चलिए इस वक्त की एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। मेडिकल छात्रों पर कार्रवाई की गई है। पीएमसीएच के 180 मेडिकल स्टूडेंट सस्पेंड कर दिए गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पीएमसीएच के 180 मेडिकल स्टूडेंट सस्पेंड किए गए हैं। मेडिकल छात्रों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 15 दिनों तक क्लास में नहीं हो पाएंगे शामिल। ओपीडी बाधित करने के आरोप में कार्रवाई की गई है। 15 दिनों तक इनकी क्लास नहीं होगी शामिल।